हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी ऑसम दी वर्ल्ड बेस्ट दी बेस्टेस्ट समाप्ति मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज का दिनांक क्या है बेटा? दिनांक है 30 जुलाई। यार जुलाई का भी महीना बेटा खत्म होने वाला है। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे शोर नहीं शोर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? चाय वाय पिए या क्लास के बाद चाय वाय पियोगे? ये बताओ, तुम लोगों ने चाय पी ली है या चाय तुम क्लास के बाद पियोगे? ये बताओ, या साथ साथ पीते हो क्लास के? मैं जाऊंगी बेटा शाम में चाय, मैंने अपनी चाय थोड़ी कम कर दी है बेटा, बिकॉज चाय ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, बट बहुत ही अच्छी चीज है बेटा। लेकिन क्योंकि चाय थोड़ी सी, हाँ तो अपनी तारीफ तो करूंगी। तुमसे अपनी तारीफ नहीं होती है तो मत करो, मुझसे होती है तो मैं तो करूंगी भैया। आई एम दी ऑसम दी बेस्ट। बड़े आए। एक मैं लक्ष्य की किताब, जैसी किताब के बारे में कुछ बोला, किताब ली है तुम लोगों ने जूलॉजी मेडिजी की? अभी तक ऑर्डर नहीं करी है। जैसे जूलॉजी मेडिजी का नाम लेंगे तो फिर बच्चे बोलेंगे अरे मैम प्रमोशन। तो मैंने कहा कि भाई तुम जीवन में आगे बहुत बड़े बनोगे, किताब लिखोगे, अच्छी किताब बनाओगे जिससे कि दूसरों का भला हो सके, है ना? फिर तुम उसके बारे में बताओगे भी नहीं। एक काम करती हूँ, किताब लिखूंगी, अलमीरा में रख लेती हूँ, बच्चों को पता ना चले कि मैंने उनके लिए कोई किताब लिखी है ना? छुपा के रखते हैं, प्रमोशन नहीं कर सकते। नो प्रमोशन नो प्रमोशन। अपनी लिखी अपनी अलमारी में सजा लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई तुमने किताब लिखी है, प्रमोशन नहीं होना चाहिए। ऐसी नलायकी करते हैं कुछ बच्चे, है ना? अरे बेटा जी यार, लिखी है तो बताएंगे, लिखी भी तुम्हारे लिए है कि तुम्हारा फायदा हो। अब तुमको बताए भी ना, हाँ कैसी बातें करते हो यार। हाँ नहीं लिए तो बेटा बिल्कुल लो, बिल्कुल यूजफुल किताब है। जिसके पास है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता पाएगा। मैं तो बता पाऊंगी ही, लेकिन जिनके पास है वो बता पाएंगे कि बुक की क्या मतलब खास बात है और बुक्स में क्या अच्छी चीजें हैं। बट एनीवे बेटा, मैं बोल रही थी चाय के बारे में कि अगर आप लोग चाय पी रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाय नहीं पी रहे हैं बेटा तो क्लास के बाद पीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी क्लास लेने के बाद जाऊंगी और सबसे पहले अपने लिए चाय बनाऊंगी। मुझे चाय पसंद है इलायची वाली, आपको जैसी चाय पसंद है आप वैसी बनाइए। और बेटा हमें जैसी पढ़ाई पसंद है हम वैसी पढ़ाई करेंगे। तो आइए करते हैं चाय पे चर्चा, और सबसे पहले करेंगे बेटा समाप्ति एक्सप्रेस, ठीक है? यस एवरीवन, चलिए करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस की शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक, वैसे मैंने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, बट अभी हमारा नेफ्रॉन वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। नेफ्रॉन से एक दो रिलेटेड चीजें बची हुई है। हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में डिफरेंसेस पढ़ना है, और हमें बेटा क्या करना है, और हमें पढ़ना है जेजीए क्या होता है उसके बारे में। फिर हमें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और फिर हमें बेटा क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन करना है, ठीक है? यस एवरीबॉडी, जो चाय नहीं पीते बेटा पाप लगेगा उनको। चलो कहेंगे मैम जबरदस्ती का हमें ऐसे बोल रही हो यार, चाय नहीं पिएंगे तो पाप लगेगा। चाय भी कोई ना पीने वाली चीज है बेटा, कैसी बातें करते हो यार। मैं बनारस में थी ना बेटा, मैं तुम्हें बताने बोलते ना, जब जो इंसान, चलो मैं 2 मिनट ले ही लेती हूँ यार, ठीक है? अब ज्यादा बेटा ज्ञानी लोग आएंगे जो सबसे कम पढ़ते हैं ना, वो कहेंगे चलो पढ़ाना स्टार्ट करो मैम, प्लीज पढ़ाना स्टार्ट करो। तो उनके लिए खास करके मैं बोलूंगी जो मुझे बोलना है, ठीक है? तो जब मैं बनारस में थी, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि मैंने बीएचयू से मास्टर्स करी हुई है। तो जब मैं बनारस में थी, हालांकि मुझे पता था कि मैं बहुत ही एक अच्छी जगह पे हूँ, वैसे भी यूनिवर्सिटी वाइज भी अच्छी जगह पे हूँ, और वैसे भी एक बहुत अच्छी जगह पे हूँ जहां बहुत सारे सुंदर सुंदर घाट्स हैं, जहां का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, जहां बहुत सारे हमारे मंदिर भी हैं, है ना? और यस, भोले बाबा की नगरी है। और वहां पे जब मैं थी तो मैंने खूब जो कुल्हड़ वाली चाय होती है उसको मैंने बहुत इंजॉय किया है, बहुत इंजॉय किया है मैंने कुल्हड़ वाली चाय को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे और ज्यादा उस जगह की इंपॉर्टेंस समझ में आती है जहां से मैं निकल के आ गई हूँ, है ना? जब आप वहां से आ जाते हैं तो आपको और ज्यादा मतलब वहां जाने की इच्छा होती है। तो
ऐसा ही मेरे साथ होता है कि और ज्यादा मुझे मन करता है कि मैं वहां, क्योंकि जब मैं वहां थी तो इतना मुझे नहीं पता था कि ये चीज कितनी अच्छी है कि जब आपका मन थोड़ा सा उदास है, आप जाके घाट पे थोड़ी देर बैठ सकते हो, गंगा आरती देख सकते हो, है ना। कितना अच्छा फील होता है कि मैं शब्दों से उसे बयान नहीं कर सकते। जब आप एक्चुअल में वहां जाएंगे, वहां बैठेंगे, तो आप उस चीज को फील कर पाओगे। बोलते हैं ना कि वो फील मैं करवा नहीं सकती शब्दों से। तो वहां थी तो मुझे शायद ये चीज इतनी बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है कि उस चीज का एक्सेस होना आपके पास वो कितनी बड़ी बात है ना। तो यही है, आई रियली मिस दैट प्लेस। समटाइम्स आई विल गो बैक, मैं जाऊंगी, वापस से जाऊंगी, ठीक है। और वहां का चाट, वहां की गोलगप्पे, वहां की टमाटर चाट बहुत अच्छी लगती थी मुझे, वहां की टमाटर चाट, ठीक है। बट एनीवे यस एवरीबॉडी, शुरू करें क्या? तो आपके मेरे यहाँ के बहुत सारे प्यारे प्यारे जगसे नारे सपोले बनारस के भी होंगे, तो जब भी आऊंगी तो मैं आप लोगों से मिलने की कोशिश करूंगी कि अगर कभी मैं आप लोगों से भी मिल पाऊं, है ना। सब जगह जहां पे, वैसे तो जब मैं अपने होम टाउन जाती हूँ तो वहां पे भी बहुत सारे सपोले मिलते हैं मुझे। मैंने आपको बताया मेरा होम टाउन जो है, एक्चुअल में आई एम फ्रॉम बांकुड़ा, ठीक है। और वहां भी बहुत स्टूडेंट्स है हमारे, बहुत स्टूडेंट्स है। सम स्टूडेंट्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज माई पेरेंट्स, मेरे फादर और मदर को भी कई लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो एनीवे चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। तो मेरे कहने का तात्पर्य है बेटा, जहां हम होते हैं उस जगह को हमेशा, उस जगह को, उस समय को हमेशा एंजॉय करो। ट्रस्ट मी बच्चों, मैं आपसे कह रही हूं ना, आप, मुझे पता है कि कई सारे बच्चे ना दिल से फील नहीं कर पाते, सिर्फ सुनते हैं कान से, लेकिन ना सच्ची बता रही हूं, जब आप ना किसी जगह से निकल जाते हैं ना, या किसी समय से निकल जाते हैं, तो आप उसको बहुत मिस करते हैं। उसमें आपकी ये एज भी है बेटा, उसमें आपकी ये उम्र भी है, ये आपका टाइम भी है, आपका स्कूल टाइम। हमें बहुत, मैं चाह के भी बेटा वापस उस फेज में नहीं जा सकती। आप हैं उस फेज में, आप उसको एंजॉय कीजिए बेटा। ये सारी चीजें तो बेटा पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये तो आती रहेंगी, कठिनाइयां आएंगी, मेहनत करते जाना है। आज पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हो, आगे जॉब करोगे तो मेहनत करोगे, हर चीज में बेटा ये वाली स्ट्रगल तो लगी रहेगी। बट जिस वक्त में, जिस समय पे, जिस एज में जहां हो, उसको फुल ऑन बेटा प्यार से जिंदगी को काटो, और मजे में जिंदगी को काटो, और मेहनत करते हुए जिंदगी को काटो। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और हमने किडनी का थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, है ना। तो हमने किडनी का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, वाओ व्हाट अ किडनी आई हैव मेड, वाओ वाओ वाओ, ठीक है। तो हमारी किडनी का बेटा बाहर का जो पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर का जो पार्ट होता है उसे मेड्यूला बोलते हैं, राइट। मेड्यूला में बेटा हमने क्या पढ़ा था, मेड्यूला में हमने पढ़ा था मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें आप मेड्यूलरी पिरामिड्स बोलते हैं। मेड्यूलरी पिरामिड से आपने ऐसे माइनर केलाइसिस निकाले हुए थे, और माइनर केलाइसिस फ्यूज करके बनाते हैं मेजर केलाइसिस, और मेजर केलाइसिस जिस जगह पे ओपन होते हैं उसे रीनल पेल्विस बोलते हैं, और रीनल पेल्विस से यूरिन को बाहर कैरी करने वाली होती है जो डक्ट, उसे बोलते हैं बेटा आप क्या, उसे बोलते हैं आप यूरेटर। हाँ, एक बच्ची ने बोला कि मैम रैंडम ना अच्छा ही बनता है, सही बात है, जब आप रैंडमली कोई चीज करते हो कई बार वो ज्यादा अच्छी बन जाती है ना। फिर बेटा आपने क्या बोला, फिर आपने बोला कि यार मैम देखो जो आपका मेड्यूला रीजन है वो थोड़ा सा ना ऐसे स्ट्राइएटेड टाइप का दिखता है, ऐसी धारियां दिखती है। आज मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये धारियां क्यों दिखती है। और कॉर्टेक्स का कुछ कुछ पोर्शन जो होता है ना मैम, वो मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में एक्सटेंडेड होता है, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज बेटा द रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई, कहते हैं उसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई। मैम किडनी के जो कॉन्केव वाला हिस्सा होता है उसमें देयर इज अ ओपनिंग कॉल्ड एज हाइलम, एंड इस ओपनिंग से क्या होता है, आपकी जितनी भी ब्लड वेजल्स या डक्ट्स की एंट्री या एग्जिट हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। तो फॉर द यूरेटर भी यहीं से निकल रहा है, आर्टरीज यहीं से एंटर करती है, वेन्स यहीं से एग्जिट करती है, या नर्व्स की एंट्री यहीं से होती है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। फिर आपने क्या बोला बेटा, आपने बोला मैम एक किडनी के अंदर हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, व्हिच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। मैम वेयर इज द नेफ्रॉन प्रेजेंट, दुष्यंत बेटा आज उसी को तो पढ़ेंगे ना, आज उसी को पढ़ेंगे, किडनी में कहाँ नेफ्रॉन्स होते हैं, आज उसी चीज को दिखाऊंगी, ठीक है। फिर बेटा आपने बोला यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड नेफ्रॉन के हम दो पार्ट्स कह सकते हैं मैम, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है बेटा बोमेन्स कैप्सूल, सॉरी एक होता है रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल स्टार्ट्स विद बेटा बोमेन्स कैप्सूल, देन पीसीटी, देन बेटा लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। और बेटा मैंने आपसे कहा था, थैंक यू भैया, मैंने आपसे कहा था एक कलेक्टिंग डक्ट
एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी एक सिंगल कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहे होते हैं। यही बात कही थी बेटा हमने जब नेफ्रॉन को बनाया तो हमने नेफ्रॉन को ऐसे बनाया था ना, दिस वॉज द बोमेन्स कैप्सूल, दिस वॉज द बोमेन्स, अरे भाई ज्यादा ना मोटा ये हो गया है, हाँ, दिस वॉज द बोमेन्स कैप्सूल, और मैम हमारे पास थी एक एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट से ज्यादा होता है, ये यहाँ पे कैपिलरी बनाती है, और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा इफरेंट से, एफरेंट ब्लड लेके आ रही है, इफरेंट ब्लड यहां से वापस लेके जा रही है। मैम बोमेन्स कैप्सूल के बाद आता है पीसीटी कॉन्व्यूलेटेड पार्ट, फिर आता है मैम लूप ऑफ हेनले यू शेप पार्ट। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्योंकि यहाँ फिल्टरेट नीचे जा रहा है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्योंकि यहाँ फिल्टरेट ऊपर जा रहा है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का बेटा थिन पार्ट और थिक पार्ट, और फिर आता है मैम डीसीटी, और डीसीटी ओपन करता है मैम कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट ऐसे दिखता है तुम्हें क्योंकि मेनी डीसीटीज ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आ गई बेटा बात? यस, समझ में आ गई बेटा बात। तो ये हमने एक चीज पढ़ी, हमने कहा कि मैम इफरेंट आर्टेरियोल की समाप्ति यहीं पे नहीं होती, यहां पे इसकी समाप्ति नहीं होती, बल्कि इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है ना मैम, ये कंटिन्यूअसली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है अराउंड दी डीसीटी, around the loop of Henle and around the PCT and exits as renal vein। तो ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को बनाता है वो अराउंड रीनल टिब्यूल्स बनाता है, इसीलिए इन कैपिलरी के नेटवर्क को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों? इन कैपिलरीज को बोला जाता है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। और जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी आपके लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है उसे बोला जाता है वासा रेक्टा। और प्यारे बच्चों हमने कितनी अच्छी तरीके से ये भी पढ़ा था कि मैम अगर हम ब्लड का मूवमेंट देखें तो हमारी ब्लड का मूवमेंट ऐसे है, हमारी इस वाली वासा रेक्टा से ब्लड नीचे जा रहा है, इस वाली वासा रेक्टा से ब्लड ऊपर जा रहा है। तो देखा जाए तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल डिसेंडिंग वासा रेक्टा होती है, डीवीआर मतलब डिसेंडिंग वासा रेक्टा, और बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल असेंडिंग वासा रेक्टा होती है। असेंडिंग या डिसेंडिंग, चाहे आप लूप ऑफ हेनले के लिए बोल रहे हैं बेटा या आप वासा रेक्टा के लिए बोल रहे हैं, ये हमेशा उसके अंदर प्रेजेंट फ्लूइड की मूवमेंट कौन सी दिशा में हो रही है उस बेसिस पर आप बोलते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? तो यहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा कि मैम हमारे किडनीज में दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो एक बारी मेरे प्यारे प्यारे जक्से न्यारे सपोले बताएंगे। क्या शुरू करें फिर आज का टॉपिक? क्या शुरू करें फिर आज का टॉपिक? यस एवरीबॉडी, ठीक है बेटा। नंदनी वो होता है, वो तो हम आपको बस एक डेटा बता रहे कि उसका डायमीटर बड़ा होता है और एक का डायमीटर कम होता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गिवन यू, ठीक है। चलिए चलिए हम बेटा इस साइड में हमने लिखा था कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जितना मुझे याद है इस साइड में बेटा जी मैंने लिखवाया था आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और मेरे प्यारे छोटे छोटे सपोलो हमने यहां लिखा था जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। बोर्ड को बेटा क्लास में पढ़ाई करने से पहले जैसे कई बच्चों को मौत आती है, बोर्ड को भी बेटा क्लास शुरू करते ही मौत आनी शुरू हो जाती है। देखो ना कैसे बोर्ड ग्लिच करता रहता है यार, है ना? ये क्या है देखना। यस यस, अब देखो आपने एक ड्राइंग बनाई थी, मैंने कहा था कि हमने ना जक्स्टा मेड्यूलरी वाले को कॉर्टिकल में बना दिया, कॉर्टिकल को पर कोई दिक्कत नहीं, आप लेबलिंग सही कर लेना। एक बच्चा भी पूछ भी रहा था कि मैम नेफ्रॉन एग्जैक्टली प्रेजेंट कहां होता है, तो हमने बेटा एक ऐसा ट्रायंगल बनाया था ना, एक हमने ऐसा ट्रायंगल बनाया था, कोई भी कलर से बना सकते हो, मैं अभी व्हाइट से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि व्हाइट में फिर मुझे ना नेफ्रॉन्स को दिखाना आसान होगा। बस तुमने कोई भी साइड कॉर्टिकल बनाया हो, कोई भी साइड मेड्यूलरी बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेबलिंग सही करना। बेटा ये मैंने क्या बनाया, मैंने ये ना एक मेड्यूलरी पिरामिड को बनाया, मैंने ये एक मेड्यूलरी पिरामिड को बनाया बेटा। और जब तुम एक मेड्यूलरी पिरामिड को देखते हो तो नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, कुछ नेफ्रॉन्स बेटा ऐसे प्रेजेंट होती है,
कुछ नेफ्रॉन्स बेटा ऐसे प्रेजेंट होती है जिनका लूप ऑफ हेनले देखो छोटा बना है, तुमने ये उस दिन राइट साइड बना दिया था, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं। और बेटा एक नेफ्रॉन होगी जिसका लूप ऑफ हेनले ऐसा होगा, ऐसा। देखो एक बारी, देखो एक बारी, यस। अब जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना मैम कहां प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स, बेटा ये जो नीचे किडनी बना रही हूं ये मत बनाना, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, जैसे इस प्रकार से तुम्हारे मेड्यूलरी पिरामिड थे ना, इस प्रकार से तुम्हारे मेड्यूलरी पिरामिड थे, तो तुम्हारे नेफ्रॉन इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इनका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, चाहे किसी कोई भी तरीके के नेफ्रॉन हो, चाहे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हो, चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो, पर नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं किडनी में। नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं किडनी में, आप इस डायग्राम को देखो, इससे भी समझ जाओगे, क्योंकि बाहर का एरिया तो कॉर्टेक्स वाला है ना। ये आपको ये देखना है कि नेफ्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मेड्यूला में, तो आपको इस डायग्राम से भी नजर आ जाएगा, ठीक है। मेजर जो डिफरेंस होता है बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में, वो डिफरेंस होता है कि इनकी लूप ऑफ हेनले की लेंथ कितनी है। आपको एक नेफ्रॉन नजर आ रहे हैं जिनकी लूप ऑफ हेनले बड़ी लंबी है, और एक आपको नेफ्रॉन नजर आ रहे हैं जिनकी लूप ऑफ हेनले छोटी है। एक्चुअल में जिसकी भी लूप ऑफ हेनले आपने लंबी बनाई हुई है ना बेटा, उसको लेबल करना वो जक्स्टा मेड्यूलरी वाले हैं। जिनकी भी लूप ऑफ हेनले आपने लंबी दिखाई हुई है ना बेटा, उसे लेबल करना कि वो जक्स्टा वाले हैं, जक्स्टा मेड्यूलरी, जिनकी लूप ऑफ हेनले लंबी है। और जिनकी लूप ऑफ हेनले बेटा आपने छोटी बनाई हुई है ना, उसको आप लेबल करना कि वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। समझ गए? यस, ठीक है, वेरी गुड सबिस्ता। अभी बेटा वैसे आप देखोगे अगर, तो आपकी मेजॉरिटी जो नेफ्रॉन्स होती है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं। मेजॉरिटी का मतलब जिनका अमाउंट सबसे ज्यादा है। आप देखोगे अगर 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स ना बेटा ये आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं, और आपकी 15% ऑफ द नेफ्रॉन्स जो होती है ना बेटा वो मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होती है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले वाली, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले वाली होती है, ठीक है। क्या कोई भी बच्चा मुझे इस डायग्राम से ये भी देख के बता पा रहा है कि आपकी मेड्यूला ऐसी स्ट्राइएटेड क्यों दिखती है, ऐसी धारी 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 क्यों दिखती है? क्यों दिखती है बेटा, क्यों दिखती है, जल्दी बताओ। क्योंकि आपकी मेड्यूला के अंदर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट पेनिट्रेट किए हुए होते हैं, और क्योंकि वो उसके अंदर पेनिट्रेट किए होते हैं तो उनकी जो प्रेजेंस है उसकी वजह से वो स्ट्राइएटेड 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 दिखती है, ठीक है। तो इसीलिए मेड्यूला वाले रीजन में, क्योंकि आपकी लूप ऑफ हेनले अंदर घुसी हुई है ना बेटा, यस वेरी गुड, लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट, इस कारण से उसमें ऐसी लाइंस हम बनाते हैं, है ना। सारे बच्चे मोस्टली आंसर दे पा रहे हैं। आपकी मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स होती हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, आपकी 15% ऑफ द नेफ्रॉन्स होती है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। अब बेटा आप अगर चाहे कोई भी नेफ्रॉन देखो, चाहे कॉर्टिकल वाली जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा है, चाहे मेड्यूलरी वाली, हम पता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के लिए बोलते हैं दे हैव ईदर शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, दे हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। अब अच्छा उस वो वाला पॉइंट बाद में बताती हूँ। हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के लिए कहते हैं कि इनका लूप ऑफ हेनले छोटा है। जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा होगा बेटा वो मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर ज्यादा डीपली पेनिट्रेट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले छोटा है, तो ये मेड्यूलरी पिरामिड में सुपरफिशियली पेनिट्रेट करता है, ऊपर ऊपर पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन जिसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है बेटा, इट कैन डीपली पेनिट्रेट इनटू द मेड्यूला, क्योंकि ये अंदर तक पेनिट्रेट इसलिए कर पा रहे बिकॉज इट हैज लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ये वाली बात भी एनसीईआरटी कहती है। आपकी जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो चाहे आपकी मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हो, एक बात दोनों के लिए सेम है, नेफ्रॉन के कुछ पोर्शंस हमेशा कॉर्टेक्स में दिखते हैं और नेफ्रॉन के कुछ पोर्शंस हमेशा मेड्यूला में दिखते हैं। क्या आप ये बात बेटा बता पाओगे कि कौन कौन से पार्ट्स कॉर्टेक्स में दिखते हैं, चाहे फिर वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो चाहे फिर वो मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हो? आप अगर बोमेंस कैप्सूल देखेंगे, ग्लोमेरुलस देखेंगे, पीसीटी देखेंगे, डीसीटी देखेंगे, ये सारे पार्ट्स आपके कॉर्टेक्स एरिया में होते हैं। वो दो पार्ट्स जो आपके मेड्यूला में होते हैं वो होता है लूप ऑफ हेनले और वो होता है कलेक्टिंग डक्ट। समझ गए मेरी बात? यस, loop of Henle and collecting duct, they are present in the medulla. Rest all part of the nephron is present in the cortex area.
समझ में आ गई बात? यस एवरीबॉडी, ये लिखेंगे हम, लास्ट में लिखेंगे ये वाली बात को। यार देखो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को कॉर्टिकल या मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स को मेड्यूलरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में तुम्हारा लूप ऑफ हेनले जो है मेड्यूला में गया हुआ है, क्योंकि लॉन्गर लूप ऑफ हेनले है, इसीलिए उसका नाम जक्स्टा मेड्यूलरी पड़ा। लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का तुम्हें मेड्यूला वाले एरिया में बड़ा कम पार्ट दिख रहा है, क्योंकि उसकी लूप ऑफ हेनले इतनी छोटी है। उसके जो पार्ट तुम्हें नजर आ रहे हैं वो कॉर्टेक्स में ही नजर आ रहे हैं, इसीलिए उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। जितनी बात कही है एटलीस्ट सबसे पहले उतनी बात हम लिख लेते हैं। दे हैव शॉर्ट LOH मतलब लूप ऑफ हेनले, हेंस superficially penetrate medulla। ठीक है, दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, डीपली पेनिट्रेट मेड्यूला। क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हैं, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल एक ब्लड वेसल रन करती थी, उस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा कहां रहेगी उसकी भी प्रियम बात कर रही हूं ना बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, हमने अभी अभी कल की क्लास में पढ़ा था और अभी रिवाइज भी किया कि हमारे पास होती है वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा किसके अराउंड होगी? वासा रेक्टा होती है मैम हमारी ब्लड वेसल जो हमारी लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है। यार आप मुझे खुद ही दिमाग लगा के बताओ ना, जिसकी लूप ऑफ हेनले उतनी वेल डेवलप्ड ही नहीं है, जिसकी लूप ऑफ हेनले इतनी छोटी है, उसमें वासा रेक्टा भी उतनी वेल डेवलप्ड नहीं होगी। और यही कहते भी हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैज वेरी शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। उसके लिए एनसीईआरटी कहती है देयर वासा रेक्टा इज ईदर एब्सेंट और ग्रेटली रिड्यूस्ड। उसकी वासा रेक्टा या तो बेटा एब्सेंट होगी या तो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होगी, उतनी वेल डेवलप्ड नहीं होगी। लेकिन जिसकी बेटा वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होती है, यानी कि उसका लूप ऑफ हेनले बहुत वेल डेवलप्ड है, जिसकी वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड, जिसकी लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड है, यानी कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, उसके अराउंड आपको बेटा वासा रेक्टा भी वेल डेवलप्ड दिखती है। समझ में आ गई बात? कल हमने वासा रेक्टा का फंक्शन नहीं लिखा है यार, तो अभी मैं फंक्शन बताते हुए ही आपको यहां पे भी फंक्शन मेंशन कर दूंगी। वासा रेक्टा either absent और reduced, और ये पॉइंट रिलेटेड है लूप ऑफ हेनले की लेंथ से। ठीक है, यस। और यहां पे हम लिखेंगे बेटा वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड, वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड। ठीक है, यस, वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड। यार वासा रेक्टा का मेन काम क्या होता है? वासा रेक्टा का मेन काम क्या होता है बेटा? क्या हमारी किडनीज सिर्फ एक्सक्रीशन करती है? हमने कितने सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पढ़े थे जो एक्सक्रीटरी भी होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी भी होते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ। ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब था जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी कि फ्लूइड आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? आपकी किडनी भी फ्लूइड आयोनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करती है, आपकी नेफ्रॉन्स भी ऐसा करती है, लेकिन वो कैसे कर पाती है? बिकॉज ऑफ वासा रेक्टा। अगर आपकी वासा रेक्टा नहीं होती ना बेटा, तो आप आयोनिक कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाते। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में, या फिर जब मैं आपको वही काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसमें आप वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपकी अगर वासा रेक्टा आपके पास नहीं होती ना बेटा, ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर लूप ऑफ हेनले उतना वेल डेवलप नहीं होता तो आप ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाते। आप जो वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं वो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा की मदद से कर पाते हैं। यानी कि बेटा हम कहते हैं जो आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, कॉन्सेप्ट तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे कैसे आयोनिक बैलेंस मेंटेन करता है ये वासा रेक्टा। यानी कि हम कहते हैं बेटा कि जिनमें वासा रेक्टा एब्सेंट है या जिनमें वासा रेक्टा रिड्यूस्ड है, क्या वो ऑस्मो रेगुलेटरी नेफ्रॉन्स होंगे? क्या वो ऑस्मो रेगुलेटरी होंगे बेटा? क्या वो ऑस्मो रेगुलेटरी होंगे? नहीं, पर वो एक्सक्रीटरी हैं। आप देखोगे दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। ये ऑस्मो रेगुलेटरी नहीं होंगे क्योंकि इनके पास वासा रेक्टा है ही नहीं,
जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है एक्चुअल में। लेकिन बेटा जिनकी लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड है, इसमें आप एक्सक्रीटरी तो बोलोगे ही बोलोगे, ये मत कहना कि ये ऑस्मो रेगुलेटरी होती है सिर्फ। भाई एक्सक्रीटरी तो नेफ्रॉन होती ही होती है, चाहे कोई भी हो, पर ऑस्मो रेगुलेटरी सिर्फ वो होती हैं जिनका वाजा रेक्टा वेल डेवलप्ड होता है, जिनका वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होता है। किसी को भी कोई दुखदार समस्या, बहुत इजी सी चीज बेटा हमने पढ़ी, चाहे किसी भी प्रकार का नेफ्रॉन हो, वो मैम एक्सक्रीटरी तो होगा ही होगा, लेकिन ऑस्मो रेगुलेटरी, मैं ये वाला पॉइंट नोट डाल के लिखवाऊंगी बेटा नेक्स्ट पेज पे, कि वासा रेक्टा जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। जिसके पास वासा रेक्टा नहीं है वो ऑस्मो रेगुलेटरी हो भी नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ये टेबल खत्म हो गया है, इसे कृपया करके करिए डन 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 डन, और फिर बेटा हम अगले पेज पे ये एक दो पॉइंट्स लिखेंगे। यस एवरीबॉडी, जो भी ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब पूछ रहे हैं कल की क्लास अटेंड करके आओ बेटा। डन, चलिए एक नोट डाल के लिखेंगे ये वाली बात को बेटा। जो एक दो पॉइंट्स मैंने बताया ना, कॉर्टेक्स में कौन कौन से नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, मेड्यूला में कौन कौन से होते हैं, वासा रेक्टा ऑस्मो रेगुलेटरी होता है ना, वाजा रेक्टा इज responsible for ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना, वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करता है वाजा रेक्टा। फिर हम कहते हैं नेफ्रॉन में अगर देखा जाए मैम तो हमारा ग्लोमेरुलस, हमारा पीसीटी, डीसीटी एंड बोमेन्स कैप्सूल, ये प्रेजेंट होता है इन कॉर्टेक्स। इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एरिया। वेयर एज बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट लूप ऑफ हेनले and collecting duct, loop of Henle and collecting duct, ये प्रेजेंट होता है बेटा इन मेड्यूला। ठीक है, डन 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 कर लो। डन 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 कर लो। वंस दिस इज डन बेटा, नेफ्रॉन से एसोसिएटेड एक लास्ट पार्ट बचा है, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। यस, और फिर बेटा हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, पहले ये कंप्लीट करो। एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बचा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे आपको किडनी फंक्शन रेगुलेशन समझने में मदद करेगा। एक बारी वो हो जाए फिर हम एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग करेंगे, और फिर बेटा हम यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए डन हो गया है। तो हम एक चीज पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन से ही एसोसिएटेड, जिसे बोला जाता है जेजीए। इसको कृपया करके स्टार मार्क करें, ये कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus,
JGA, JGA, ठीक है। पहले तो ना मैं एक बार एक डायग्राम आपको दिखाती हूं, पता नहीं एनसीईआरटी में इस डायग्राम को ऐसे बनाया है या नहीं। एनसीईआरटी में तो नहीं दिखा पाए हैं, इस वाले डायग्राम में दिखाती हूँ जो मेरी जूलॉजी मेडिजी में है। एनसीईआरटी की में ना दिखाया नहीं है उतने अच्छे से, एक बार ना मैं देखती हूँ इसमें आपको नजर आएगा। देखो ये अभी बनाना मत इसे, ये मैं बनवाती हूँ आपसे। ये ना एक स्क्रीनशॉट है बेटा अपनी किताब से ही, इसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस दिखाया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना, आपकी नेफ्रॉन जो होती है बड़ी ही कॉम्पैक्ट होती है, बड़ी ही कॉम्पैक्ट होती है। अनुभा बेटा फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है, बड़ी कॉम्पैक्ट और क्लोज होती है बेटा आपकी नेफ्रॉन, ऐसे फैली फैली नहीं होती है जैसे हम बनाते हैं। आपकी नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि आपकी जो डीसीटी है, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, वो डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल जो होती है वो बड़ी क्लोज होती है आपके एफरेंट आर्टेरियोल के पास। दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल जो मैंने दिखाया है, दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल, और ये है आपकी डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। दिस इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। आपकी जो डीसीटी होती है दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू द एफरेंट आर्टेरियोल, यानी कि वो बेटा ऐसे फोल्ड होके ना, वो बिल्कुल फोल्डेड होके बिल्कुल पास आ जाती है आपके एफरेंट आर्टेरियोल के। अगर मैं ऐसे डायग्राम में दिखाना चाहूं तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ आपको दिखाने की मैं क्या बात बताना चाह रही हूँ, फिर मैं आपको ये जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये पीसीटी है, ये आपकी लूप ऑफ हेनले है, थिक एंड थिन। अब ऐसे समझ लो, एक सेकेंड, आप ऐसे समझ लो, ये तुम्हारी एफरेंट आर्टेरियोल, ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस, ये तुम्हारी इफरेंट आर्टेरियोल। ऐसे समझ लो, ये थिक एंड थिन, ये तुम्हारी डीसीटी है, ऐसे समझ लो, और ये फिर है तुम्हारी कलेक्टिंग डक्ट। इस डायग्राम से थोड़ा सा समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। आपकी नेफ्रॉन जो है बेटा, आपकी जो नेफ्रॉन है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि योर डीसीटी, ये डीसीटी है, डीसीटी इज वेरी क्लोज टू द एफरेंट आर्टेरियोल। ये एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल के बहुत करीब आ जाती है, और जब ये एफरेंट आर्टेरियोल के करीब आ जाती है तो इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक सेंसिटिव एरिया बनता है, जिस सेंसिटिव एरिया को बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को ध्यान से देखूं, जिस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर तुम्हारी एफरेंट और तुम्हारी डीसीटी करीब आए हैं, समझ रहे हो, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जहां एफरेंट और डीसीटी की क्लोजनेस है, प्रॉक्सिमिटी है, इस पॉइंट पर एक सेंसिटिव एरिया बन जाता है जिसे बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। बट ये बनता कैसे है इसको एक बार ही देखिए। पहले मुझे बेटा एक थम्स अप दे दो अगर ये समझ में आया, कौन किसके पास है, किन दोनों के पास आने से ये सेंसिटिव एरिया बना। सबसे पहले ये याद रखना है, इफरेंट नहीं बोलोगे, एफरेंट बोलोगे एज पर एनसीईआरटी। ए फॉर एफरेंट, जहां से ब्लड आ रहा है, एफरेंट और डीसीटी के करीब आने से ये सेंसिटिव एरिया बना। अब मैम इनके करीब आने से सेंसिटिव एरिया बनता क्या है ये तो बता दो। आगे मैं तुम्हें जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी डीसीटी में एक एपिथीलियम होती है, जिस एपिथीलियम को बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये तुमने एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा है, ये तुमने एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती है हमारी डीसीटी में, और हमारी पीसीटी में होती है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये हमने एनिमल टिश्यूज में पढ़ा है। और हमने ब्लड वेजल्स में पढ़ा है अभी अभी पिछले चैप्टर में बॉडी फ्लूइड्स में कि ब्लड वेजल्स, आर्टरी और वेन्स में ट्यूनिका मीडिया होती है। ट्यूनिका मीडिया इज द मिडल वॉल, और ट्यूनिका मीडिया में होते हैं स्मूथ मसल्स। बोलो पढ़े हैं या नहीं? और इसलिए बोलते हैं ना कुछ कुछ टॉपिक्स तो रिलेटेड होते ही हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जो आपने पहले चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, है ना। तो हम बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां तुम्हारी डीसीटी और तुम्हारी एफरेंट करीब आ रहे हैं, सिर्फ उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक सेंसिटिव एरिया बनता है, जिस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर आपके डीसीटी में प्रेजेंट एपिथीलियम भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है,
और उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर आपकी एफरेंट आर्टेरियोल की भी जो स्मूथ मसल फाइबर्स होती है वो भी मॉडिफाइड होती है, जिस जगह पे वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, बाकी जगह पे नहीं। डीसीटी का वो पार्ट जो एफरेंट के कॉन्टैक्ट में आया, उस जगह में जो एपिथेलियम है या एपिथेलियल सेल्स है उनमें भी कुछ मॉडिफिकेशन होती है, और वो कॉन्टैक्ट में किसके, एफरेंट के, तो एफरेंट के भी उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर स्मूथ मसल फाइबर्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होती है। समझ में आ रही है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। अब बेटा ये मेडिजी का एक बार डायग्राम देखो। इस डायग्राम में हमने लिखा भी हुआ है, देखो फिगर JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। हमने दिखाया है कि यार मैम अगर हम इस एफरेंट आर्टेरियोल को जरा देखें तो एफरेंट आर्टेरियोल के सेक्शन में हमें जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स नजर आ रहे हैं। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कुछ और नहीं है बेटा, ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं एफरेंट आर्टेरियोल के। ये अपैरेटस नहीं है, ये JG सेल्स है, ये JG सेल्स है। ये क्या है? JG सेल्स, juxtaglomerular cells. JG cells are the modified smooth muscle fibers of the afferent arteriole at the contact point. और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो आपको डीसीटी में एपिथेलियम दिख रही है, क्या तुम्हें नजर आ रहा है डायग्राम से कि यहां के एपिथेलियल सेल कुछ ज्यादा ही क्लोज है, पास पास है, करीब है, बहुत ही करीब है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। लेकिन ये वाली एपिथेलियल सेल्स जो ऊपर की तरफ है देखो, ये दूर दूर है, ये दूर दूर है। डीसीटी के वो सेल्स जो आपके देखो एफरेंट के कांटेक्ट में है, वो सेल्स कितने पास हैं? बिल्कुल पास 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 चिपके हुए हैं। इन डीसीटी के सेल्स को बोला जाता है मैक्यूला डेंसा। डेंसा मतलब डेंस। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर डीसीटी पे भी मॉडिफिकेशन हुई, एफरेंट आर्टेरियोल पे भी मॉडिफिकेशन हुई। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर डीसीटी के जो एपिथेलियल सेल्स थे वो डेंस दिख रहे हैं, कॉम्पैक्टली पैक दिख रहे हैं, उन्हें मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एफरेंट आर्टेरियोल की जो स्मूथ मसल फाइबर्स होती है उन्हें जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं, उन्हें जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। और दिस जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स along with मैक्यूला डेंसा, इन दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। इसे बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, दोनों को साथ मिला के। ये जेजी सेल्स जो है ना बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। बताती हूं, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है? हाँ जी, चलिए यहां पे हम पहले तो लिखते हैं कि ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीक आना, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन एफरेंट आर्टेरियोल and JG cells, and DCT, a sensitive region is formed. A sensitive region is formed called as JGA. Juxtaglomerular apparatus. At contact point, जो contact point है, at contact point DCT shows some modifications cuboidal cells here are densely packed, इसे बोलते हैं मैक्यूला
डेंसा, मैक्यूला डेंसा। और आपके एफरेंट में भी मॉडिफिकेशन होती है। एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल shows some modification, shows some modifications, shows some modification. Smooth muscle fibers, known as JG cells. JG का मतलब ही है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन बेटा रेनिन। मैं इसकी फंक्शन आगे बताऊंगी। इस रेनिन की स्पेलिंग जो होती है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक रेनिन आपने बेटा पढ़ा होगा बचपन में, डबल एन वाला रेनिन। आपने एक रेनिन पढ़ा होगा, डबल एन वाला रेनिन। डबल एन वाला रेनिन होता है एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। बहुत ठंडा हो गया है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज डबल एन वाला रेनिन। मिल्क प्रोटीन इन्फेंट्स में होता है, बच्चों में होता है, वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये सिंगल एन वाला रेनिन मैंने लिखा है बेटा। सिंगल एन वाला रेनिन जो होता है ये हार्मोन होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और बार मैं बता दूं कि कांटेक्ट पॉइंट पे जहां जेजी, जहां एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी का कांटेक्ट हो रहा है, वहां एक सेंसिटिव एरिया बनता है। और एफरेंट आर्टीरियोल में भी कांटेक्ट पॉइंट पे मॉडिफिकेशंस है, आपकी डीसीटी पे भी कांटेक्ट पॉइंट पे मॉडिफिकेशंस है। क्या मॉडिफिकेशंस है मैम? कांटेक्ट पॉइंट पे आपके जो डीसीटी है उसके जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो थोड़े से डेंसली पैक्ड होते हैं, उन्हें मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। और एफरेंट आर्टीरियोल के जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं उन्हें जेजी सेल्स बोलते हैं। जो जेजी सेल्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एन वाला रेनिन, जिसका फंक्शन आगे मैं बताऊंगी बेटा, किडनी फंक्शन रेगुलेशन में इसका फंक्शन होता है। ठीक है, एंड दीज टू टुगेदर, दिस एंड दिस टुगेदर फॉर्म्स जेजीए, together forms JGA. That's all. Together known as JGA. और इसी JGA का फंक्शन बेटा आगे तुम्हें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगी बेटा तो इसी के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, डन 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 कर लो। अर्जुन कह रहे हैं मैम डायग्राम बना दो प्लीज। बिल्कुल बनवा देती हूं, थोड़ा सा मैं डायग्राम बनवा देती हूं। पहले आप इसे करो, मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा आपको डायग्राम बनवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। डन। चलो चलो ये डायग्राम बना लो आप लोग। ये सेक्शन दिखाया एक्चुअल में डीसीटी का ना, ये अरे यार पूरा ही मिट जाता है यार, ये अलग ही वो है। ये जो कांटेक्ट पॉइंट पे बेटा ये दिखाई है ना डीसीटी का, ये सेक्शन दिखाया, तभी तुम्हें ऐसे गोला नजर आ रहा है। ये एक्चुअल में डीसीटी का सेक्शन दिखाया है। सेक्शन दिखाएंगे तभी तो अंदर के सेल्स को दिखा पाएंगे ना। तो यहां के सेल्स थोड़े ज्यादा कॉम्पैक्ट,
रेस्ट ऑफ दी डीसीटी से और यहां पे आपको दिखेगा दूर दूर हैं सेल्स। ठीक है, और इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में मॉडिफिकेशन हुई, इसको हाईलाइट कर दे रही हूं। ठीक है, ये हैं आपके बेटा मैक्यूला डेंसा, ये है बेटा आपकी जेजी सेल्स, ये है बच्चों डीसीटी, ये है बच्चों एफरेंट आर्टेरियोल। फटाफट से डन कर लो। अपराजिता बिल्कुल बना ले यार, मेडिजी है तो मैम बना ले क्या, बिल्कुल बना ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब हो जाए बेटा तो मुझे बताना, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मैं इस डायग्राम से भी आइडिया रहेगा। मैम वेट तो कर ही रही हूं बेटा, कब से तो वेट ही कर रही हूं। डन डन। चलो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, जहां तक कल की थी अब वहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक कल की थी अब वहां से शुरू कर रहे हैं बेटा। आगे देखो, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल टिब्यूल, ये बात हमने बोली थी। फिर हमने कहा ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये बेटा ये जब मैं अभी आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अभी पढ़ाऊंगी तो वहां पे जब मैं पहला स्टेप आपको पढ़ाऊंगी ना अल्ट्रा फिल्टरेशन, वहां मैं आपको ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल की जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है वहां पे मैं आपको बेटा वो बातें बताऊंगी। ठीक है, तो घबराना मत कि हमने लिखा नहीं है, ये बोला है कि इट्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल और फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। बोला कि एफरेंट आर्टेरियोल जो कि रीनल आर्टरी का ही एक ब्रांच है, उससे एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनती है, एक गुच्छा बनता है कैपिलरी का, जिस कैपिलरी के गुच्छे को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एन एफरेंट आर्टेरियोल। बोला मैम नॉट डन, अरे यार लो ले लो भाई, 2 मिनट ले लो, चलो 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 ले लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, फिर आप नोट करो, फिर मैं बैक पीछे नहीं करूंगी। चलो चलो रुपेश बेटा, हमारे अमेज़न के स्टोर पे है बुक अवेलेबल, जूलॉजी में डीजी टाइप करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो हमारी पीडब्ल्यू के स्टोर पे अवेलेबल बेटा, पीडब्ल्यू के स्टोर पे, पीडब्ल्यू स्टोर। ओके, अब आप पहले से नोट करो बेटा। डन हो गया सारे बच्चों का? चलो चलो
बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी की रीडिंग करें बेटा, 1 सेकंड मुझे टाइम देना, एक कॉल आ रहा है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? आ रही है? आ रही है? ये बताओ, ये बताओ ओ भाइयों और बहनों, बताओ जल्दी से। अरे अभी आ रही है कि नहीं? यस। देखो, बोला कि रीनल टिब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। बोला रीनल टिब्यूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती है, जिस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो एनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। तो ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर, इस ये एनक्लोज कर रहा है इस ग्लोमेरुलस को। यही वाली बात बोली है। ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule is called as Malpighian body और renal corpuscle, ये वाली बात भी हमने कही थी। इन दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है Malpighian body, Malpighian tubules नहीं बेटा, Malpighian body और renal corpuscle। ये जो डबल वॉल्ड कही है ना बेटा, ये डबल वॉल्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये डबल वॉल्ड मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप में पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको अल्ट्रा फिल्टरेशन अभी पढ़ाऊंगी। ठीक है? यस। आगे देखो, the tubule continues further to form highly coiled proximal convoluted tubule। ठीक है? यस। आपकी जो टिब्यूल है वो आगे कहां कंटिन्यू करती है? एक कॉन्व्यूलेटेड, एक बहुत ज्यादा फोल्डेड, एक बहुत ज्यादा फोल्डेड, बहुत ज्यादा कॉन्व्यूलेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल में। इसके बारे में भी डिटेल में अभी यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे बेटा, है ना। अ हेयर पिन शेप Henle's loop is the next part of the tubule which has descending and ascending limb। बोला पीसीटी के बाद बेटा, पीसीटी के बाद ये बेटा बकवासगिरी अगर करोगे ना, तो जिसने अभी लिखा ना स्पैम किया, एक तो वो सीधा बेटा फिर सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा, ज्यादा बकवास करोगे तो। और यहां पे मैं ये ऑफ करके भी पढ़ा सकती हूँ, तो ज्यादा बेटा बकवास मत करो और ज्यादा इरिटेट मत करो। मैं नाम लिखवा के ना सीधे सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराऊंगी कि वापस ना मिले तुम्हें। एक लिमिट में बेटा बदतमीजियां किया करो, एक लिमिट में बातचीत किया करो, थोड़ी सी शर्म भी कर लिया करो बेटा। पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई करो, ठीक है ना। ज्यादा इरिटेट करोगे ना तो मैं कमेंट ऑफ करके पूरी क्लास पढ़ा सकती हूं, 1 हफ्ते ऐसे पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। क्या सीख के आते हो तुम और कहां से सीख के आते हो? जैसी बातें करते हो ना वो रिप्रेजेंट करता है कि तुम कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो कम से कम अपनी नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए ना बातें मत लिखा करो। फालतूगिरी करे जा रहे हैं, लैग लैग लैग, नो वॉइस नो वॉइस नो वॉइस नो वॉइस।
खराब जिंदगी तुम्हारी। चलो इधर, a hairpin shaped Henle's loop is the next part of the tubule which has descending and ascending limb. बोला descending and ascending loop of Henle. Yes. The ascending limb continues into another highly coiled tubular region called as distal convoluted tubule. Ascending से आगे बेटा क्या होगा? DCT, distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule. The DCT of many nephron open into a straight collecting duct, many of which converge and open into renal pelvis through medullary pyramid in the calyces. क्या बोला बेटा हमने? बोला बहुत सारे DCTs कलेक्टिवली एक साथ ओपन करते हैं एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में, जो बात बेटा हमने बताया भी था, और वो कलेक्टिंग डक्ट सारे मिलके ओपन करते हैं आपके रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस वो कैसे ओपन हुए? मेड्यूलरी पिरामिड से, कैलाइसिस से होते हुए। और इसीलिए एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, मेनी नेफ्रॉन बेटा ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, आगे क्या बोला है? मैल्फिगियन कॉर्पसल यानी कि ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। यानी बोमेंस कैप्सूल आपका ग्लोमेरुलस, आपका पीसीटी और डीसीटी आपके कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, वेर एज लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेड्यूला। लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में डिप करता है। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात की है। इट एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला। जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा है वो मेड्यूला के अंदर ज्यादा जा भी नहीं पाएगा क्योंकि इतना छोटा सा लूप ऑफ हेनले है ना। Such nephrons are called as cortical nephrons. ऐसे nephrons को cortical nephrons बोलते हैं, है ना। In some nephrons, in some of the nephrons, the loop of Henle is very long and it runs deep into the medulla. These nephrons are called as juxtamedullary nephrons. किसी नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होते हैं बेटा, और लॉन्ग होते हैं तो वो डीपली पेनिट्रेट करते हैं मेड्यूला के अंदर, और ऐसे नेफ्रॉन्स जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। आगे देखो बेटा, efferent arteriole emerging from glomerulus forms a fine network of capillary around renal tubules called peritubular capillary. बोला efferent arteriole जो आपके ग्लोमेरुलस से आगे निकल रही है वो फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। कहां बनाती है? रीनल टिब्यूल्स के अराउंड बनाती है। रीनल टिब्यूल्स के अराउंड बनाती है और उन्हें बोला जाता है पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। उन्हें बोला जाता है पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, यस। A minute vessel of this network run parallel to the Henle's loop, U-shape vasa recta. Vasa recta is either absent or highly reduced in cortical nephron. जब लूप ऑफ हेनले यू शेप है तो इसके पैरेलल बेटा जो वासा रेक्टा होगी वो भी बेटा यू शेप होगी। आपकी हेयर पिन लाइक लूप ऑफ हेनले भी यू शेप है तो इसके पैरेलल जो वासा रेक्टा है वो भी यू शेप है, लेकिन जिसकी लूप ऑफ हेनले छोटी यानी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसकी वासा रेक्टा ईदर रिड्यूस्ड और एब्सेंट यानी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। बताओ किसी को कोई दुखदर्द समस्या यहां तक? किसी को कोई दुखदर्द समस्या बेटा यहां तक? एक थम्स अप दे दो, जल्दी बताओ। एनसीईआरटी की रीडिंग समझ में आई यहां तक की? जो बातें हमने कही है बेटा वही बातें हैं। अब हमें यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन पूरा नहीं पढ़ पाएंगे आज, हम शायद फर्स्ट स्टेप पढ़ पाएंगे क्योंकि आज एनसीईआरटी कैटलिस्ट के भी कुछ क्वेश्चंस है, तो लास्ट 15 मिनट्स हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालोगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हेडिंग डालोगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो आज हो ही जाएगा। फर्स्ट स्टेप में बेटा काफी सारी चीजें पढ़नी है एक्चुअली। लेट अस सी कितना कवर हो पाता है, कोई भागा दौड़ी हमें करनी भी नहीं है, ठीक है। जितना हो पाएगा, जितना नहीं हो पाएगा अगले हफ्ते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन करना है बेटा। यूरिन फॉर्मेशन जो आप बेटा हर दिन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ये यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है? उसको करवा कौन रहा है? तुम्हारी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तुम
पढ़ चुके हो। नेफ्रॉन कहां होता है? किडनी में। किडनी का स्ट्रक्चर तुम पढ़ चुके हो। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होती है। नंबर 1 अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा मतलब भाई अलग लेवल पे फिल्टरेशन हो रही होती है ब्लड की। नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन, अलग लेवल पर चीजों का रीएब्जॉर्प्शन चलता है नेफ्रॉन्स में। एंड नंबर 3 सिलेक्टिव सीक्रीशन। ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे क्या? स्टेप्स। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। 3 स्टेप्स बेटा इन्वॉल्व्ड। नंबर 1 अल्ट्रा फिल्टरेशन, नंबर 2 reabsorption, नंबर 3 ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसे ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बोलो या रीएब्जॉर्प्शन बोलो, एक ही बात है। पहले आप यहां तक लिखिए, फिर अल्ट्रा फिल्टरेशन से स्टार्ट करेंगे। डन कर लो। डन। ये इसी सीक्वेंस में होता है बेटा। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन, फिर होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, रीएब्जॉर्प्शन। फिर होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसी सीक्वेंस में बेटा यूरिन फॉर्मेशन होता है। और सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे अभी अल्ट्रा फिल्टरेशन की। हम सबसे पहले बेटा बात करेंगे अल्ट्रा फिल्टरेशन। ये बहुत बड़ा स्टेप है बेटा, ये बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत सारी चीजें इसमें समझने वाली है। ठीक है, तो इसी को आज हम टारगेट लेते हैं कि हमारा अल्ट्रा फिल्टरेशन वाला पार्ट हो जाए और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे पिछले कुछ टॉपिक्स के, कैटलिस्ट के। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है यार, देखो तुम्हारा ब्लड फिल्टर होना है। तुम्हारा क्या फिल्टर होना है बेटा? ब्लड फिल्टर होना है। ठीक है, ट्यूब्यूलर सिलेक्शन लिख दिया है क्या? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, अभी देखो तुम्हारा ब्लड फिल्टर होना है। तुम्हारा ब्लड फिल्टर होने के लिए कहां है? तुम्हारा ब्लड फिल्टर होने के लिए आया तुम्हारी किडनीज में। किडनीज में क्यों आया? क्योंकि किडनीज में होते हैं मैम हमारे, जैसे चाय को छानने के लिए हमारे पास होती है छन्नी, तो हमारे ब्लड को छानने के लिए। पर ब्लड को क्यों छानना है? क्योंकि ब्लड में है टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। हमें उन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना है। हम कैसे एलिमिनेट करते हैं? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इज यूरिन। हम यूरिन के थ्रू, हम बेटा बहुत सारी अदर चीजों से भी एलिमिनेट करते हैं। हमारे टीयर्स, हमारा स्वेट, हमारा ऑयल सीबम, हमारे लंग्स, हमारा लिवर, ये भी एक्सक्रीटरी है। ये भी कुछ कुछ चीजों को एलिमिनेट करता है। हम लास्ट में पढ़ेंगे भी अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, जिसमें तुम्हारा स्किन भी एक्सक्रीटरी है क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स है, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स है। तुम्हारा लंग्स, क्योंकि CO2 भी तो एलिमिनेट आउट कर रहे हो। तुम्हारा लिवर, लेकिन किडनी है तुम्हारी मेजर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जहां से यूरिन बनेगा और यूरिन के थ्रू अपने टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को तुम एलिमिनेट करोगे। अब मैम किडनी में सबसे पहले ब्लड को छानना पड़ेगा। तुम इमेजिन करो ब्लड से ही तुम्हारा यूरिन बना, पर यूरिन का कलर देखो और ब्लड का कलर देखो, अलग है ना। तुम्हारा यूरिन ऐसे बेटा, अगर RBC वाला यूरिन आ जाए तुम तो घबरा जाओगे कि मैम ऐसे करके यूरिन बाहर आ रहा है। यूरिन तो कोई बीमारी होगी डेफिनेटली बेटा, तभी यूरिन का कलर रेड हो जा रहा है, मतलब ब्लड वाला। यानी कि बेटा जब फिल्टर होता है ब्लड, तो कुछ पार्ट उसमें से फिल्टर होता है, कुछ पार्ट उसमें से फिल्टर नहीं होता। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा अल्ट्रा फिल्टरेशन की मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती है, जिसके थ्रू तुम्हारी यूरिन या तुम्हारा ब्लड फिल्टर आउट होता है। इसमें हम बोमेन्स कैप्सूल के बारे में भी पढ़ लेंगे, इसमें हम ग्लोमेरुलस के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोमेन्स कैप्सूल बनाऊंगी।
ये तुम्हारी बोमेंस कैप्सूल, यहां बनाते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, और ये है तुम्हारी कैपिलरी। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, यस, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल एज पर एनसीईआरटी, जैसे तुमने अभी भी पढ़ा, वो एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनाती है। टफ्ट ऑफ कैपिलरी मतलब कैपिलरी का गुच्छा, कैपिलरी का गुच्छा बनाती है। ऐसा लगता है मानो वो बोमेंस कैप्सूल की गोद में हो। देखो ना, बोमेंस कैप्सूल ने इसको गोद में पकड़ा हुआ है, बिल्कुल ग्लोमेरुलस को। अब बेटा आप मुझे बताओ, अगर ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, अगर ये कैपिलरी का नेटवर्क है, अगर ये कैपिलरी का नेटवर्क है, तो मुझे बताओ कि इसमें कौन सी एपिथेलियम होगी, इसमें कौन सी एपिथेलियम होगी, सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम होगी या नहीं होगी ना। मैं बना सकती हूं बेटा यहां पे इस तरीके से सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम बना सकती हूं, क्योंकि कैपिलरी जहां से भी बेटा फिल्टरेशन होना होता है उस जगह पे सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम होती है, जिसे हम एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं, जिसे हम एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं। अब मैं हर तरफ नहीं बना रही हूं, आप समझ जाएंगे कि यहां सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम है, एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब तुम्हारा ब्लड यहां आता है ना, अब मैं तुम्हारे ब्लड को कौन से कलर से दिखाऊं बेटा, ब्लड को अब मुझे ना येलो कलर से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिलरी को रेड कलर से दिखाया। जब तुम्हारा ब्लड आता है यहाँ कैपिलरी से, क्योंकि तुम्हारा ब्लड कहां से आया बेटा, तुम्हारा ब्लड आया एफरेंट आर्टेरियोल से, सबसे पहले वो यहां से छनेगा। सबसे पहले ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर बेटा पानी है, उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ब्लड में WBC है, ब्लड में RBC है, ब्लड में प्लेटलेट्स है, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अब ब्लड जब तुम्हारा बेटा एफरेंट आर्टेरियोल से होता हुआ आ तो यहीं से रहा है ना बेटा, एफरेंट आर्टेरियोल से होता हुआ तुम्हारे कहां आ रहा है बेटा, तुम्हारे आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर। सबसे पहले ब्लड तुम्हारे ग्लोमेरुलस से ही फिल्टर होता है, सबसे पहले इस ग्लोमेरुलस से ही ये छनता है, ऐसे ऐसे। लेकिन और कहां कहां से छन रहा है वो अभी मैं तुम्हें बताती हूं। मैं ना इस एरो को बाद में बनाऊंगी, इस एरो को बाद में बनाऊंगी। अब तुम बेटा ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के बीच में ये स्पेस देख रहे हो, ये खाली स्पेस, ये खाली नहीं होता, इसमें एक नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस भरा हुआ है। इस नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस को बोलते हैं बेसमेंट। जैसे तुमने बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में पढ़ा था, वैसे फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में भी कुछ कुछ वैसा ही है। ये होता है बेसमेंट, a non-cellular layer between the glomerulus endothelium and the Bowman's capsule। समझे? तो हम पहले तो इसको लेबल करते हैं बेटा, ये क्या है तुम्हारी एंडोथीलियम। ये एंडोथीलियम क्या होती है, सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम। कई बारी हम कर चुके हैं। कहां पे प्रेजेंट है ये, ग्लोमेरुलस। कहां प्रेजेंट है ये, ग्लोमेरुलस। इससे छनने के बाद ब्लड को छनना पड़ता है, जाना पड़ता है इस लेयर से, इसे बोलते हैं बेसमेंट। ये एंडोथेलियम के नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट है। बेसमेंट इज नॉन सेल्यूलर, ये सेल्यूलर नहीं है, ये नॉन सेल्यूलर लेयर है, ये नॉन सेल्यूलर लेयर है। ठीक है, और फिर बेटा आपकी ब्लड फिल्टर होती है बोमेंस कैप्सूल से। अब बेटा देखो मेरा तो डायग्राम कैसा है, मेरा डायग्राम है 3D तो है नहीं, 3D होता तो मैं आपको बताती, लेकिन अब मैं आपको ऐसे समझाती हूं कि बोमेंस कैप्सूल को कैसे समझना। मान लो ये बोमेंस कैप्सूल है, क्योंकि कप लाइक होता है बेटा, ऐसा होता है कप लाइक, ऐसा कप लाइक है। अब ग्लास में तो बेटा तुम चारों तरफ बाउंड्री देख रहे हो, बट यहाँ पे बीच में ग्लास के बाउंड्री नहीं देख रहे हो ना, यहां तो खाली स्पेस दिख रहा है तुम्हें। ऐसा समझ लो यहां एक नेट लगा हुआ है। क्या समझना है बेटा, समझो कि यहां एक नेट लगा हुआ है, एक जाली लगी हुई है, और इसे बोमेंस कैप्सूल मानो। ऐसा ही होता है। अब यहां पे तो वैसा नहीं दिखा पाएंगे, पर एग्जैक्टली ऐसा होता है।
एग्जैक्टली ऐसा होता है। बोमेन्स कैप्सूल इज अ डबल वॉल्ड। अब एक होती है इसमें बाहर की तरफ वॉल, ये वाली जो इसमें शीशा लगा है, और एक होता है बेटा इसके अंदर जो जाली लगी है, वो होती है विसरल लेयर। समझ रहे हो? ये नेट लगी हुई है और एक है ये ग्लास वाला पार्ट। इस ग्लास वाले पार्ट को बोलते हैं पेराइटल लेयर, और ये अंदर जाली वाले एरिया को क्या बोलते हैं बेटा? आपकी विसरल लेयर। आप मुझे बताओ कि आपका जब ब्लड यहां से छनेगा तो क्या वो पेराइटल लेयर से छनेगा या वो विसरल लेयर से छनेगा? ये बताओ, बताओ आपकी पेराइटल लेयर से छनेगा या विसरल लेयर से छनेगा? आपने ग्लास को इमेजिन किया, बोमेन्स कैप्सूल, आपकी ग्लास वाला जो ये साइड वाला पार्ट है उसे पेराइटल लेयर बोलते हैं। मैंने बोला उसके सेंटर पे तुम क्या करो ना, जहां से पानी पी रहे हैं उसमें तुम एक नेट लगा दो। उस नेट को क्या बोला आपने? विसरल लेयर बोला। अब आपको कोई चीज को ग्लास में छानना है तो क्या पेराइटल से छानोगे या विसरल से छानोगे? ऑब्वियसली विसरल से छानोगे। सारे बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, विसरल से छानोगे। विसरल वाली ही लेयर छनने की होती है। आप ऐसे समझो, ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है ये विसरल लेयर है, और ये वाला जो मैंने बनाया ये पेराइटल लेयर है। जब तुम विसरल लेयर को ध्यान से देखते हो ना बेटा, तो विसरल लेयर में होती है इस तरीके की कुछ सेल्स, जिसको अभी मैं डिटेल में तुम्हें बताऊंगी भी। पहले बनाओ फिर समझाऊंगी। पहले सेल्स को बना लो फिर समझाऊंगी। ठीक है? ठंडा हो रहा है यार, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है ज्यादा। पेराइटल लेयर विसरल लेयर ये होती हैं आपकी बोमेन्स कैप्सूल की। आपकी जब ब्लड फिल्टर होती है तो आपकी पेराइटल से नहीं होती, आपकी इस विसरल लेयर से होती है। और इस विसरल लेयर में जो एपिथेलियम है, मैं उसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, ये एपिथेलियम ही है, इसे पोडोसाइट्स बोलते हैं। पोडोसाइट्स ऑफ विसरल लेयर। अगर आप देखो तो आपकी ब्लड जो छनेगी वो इन्हीं 3 लेयर से बेटा पास होगी, इन्हीं 3 लेयर से छनेगी। नंबर 1 सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, नंबर 2 बेसमेंट, एंड नंबर 3 पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या है अभी बताऊंगी। ये ब्लड इस तरीके से छनता है बाय दीज 3 लेयर्स। लेयर बोलोगे तो 3, सेल्यूलर लेयर बोलोगे तो 2, क्योंकि एक नॉन सेल्यूलर है। ब्लड इस तरीके से छनता है, बिल्कुल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जैसे बनाई थी ना, बिल्कुल उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। ब्लड यहां से छनता है, समझ गए? ये तीनों मिलके बनाते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके बनाते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बट आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये पेराइटल लेयर और ये विसरल लेयर जो है, इनमें कौन सी एपिथेलियम है, और ये जो सेल्स आपने बनाए ये कौन से सेल्स हैं? एक बार ये आपको दिखाने की जरूरत है। पहले यहां तक करो फिर मैं आपको बताती हूं। डन 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 डन। यस, अगर आप बेटा पोडोसाइट्स को ध्यान से देखो
आपकी पोडोसाइट्स जो होती है ना बेटा, वो कुछ ऐसी है, वो एक्चुअल में स्क्वामस एपिथेलियम ही होती है, बस वो मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। बनाना है ये साइड में जो बना रही हूं, है ना, ये मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। देखो आपकी जो पेराइटल लेयर है ना बेटा, पेराइटल लेयर में तो नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम है, पेराइटल लेयर में तो स्क्वामस सेल्स है नॉर्मल वाले, नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, लेकिन विसरल लेयर में मॉडिफाइड स्क्वामस होती है। और जब मैं मॉडिफाइड स्क्वामस बोल रही हूं तो इसके जो स्क्वामस सेल्स होते हैं ना बेटा, उन स्क्वामस सेल्स को बोला जाता है पोडोसाइट्स। यहां तो नॉर्मल सिंपल एपिथेलियम है भाई, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहां जो एपिथेलियम है ना बेटा, पिंक कलर से जो मैंने बनाई है विसरल लेयर में, ये एपिथेलियम होती है जो स्क्वामस की ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है। नहीं क्यूबॉइडल नहीं है सोनी बेटा, मॉडिफाइड स्क्वामस। मॉडिफाइड स्क्वामस क्यों? क्योंकि आपको इन सेल्स में से ना ऐसा लग रहा है एक टांग निकली हुई है, टांग, एक टांग निकली हुई है। एक्चुअल में इसीलिए तो इसे पोडोसाइट्स बोलते हैं। पॉड, आर्थ्रोपोड, अपेंडेज, आर्थ्रोपोड बोलते हैं ना, जॉइंटेड अपेंडेज। ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक अपेंडेज निकला हुआ है, इसीलिए तो इसे पोडोसाइट। पॉड का मतलब होता है अपेंडेज, इस अपेंडेज को एक्चुअल में बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल this is podocyte. Pedicel arises from podocytes. ये पता है क्यों अराइज करते हैं? आप अगर देखोगे बेटा, मैंने तो इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं सेल्स, मैंने तो इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं सेल्स, आई एम सो सॉरी, एक्चुअल में इतने बड़े बड़े सेल्स थोड़ी हैं बेटा। और जो आप पेडिसिल के बीच बीच में गैप देख रहे हो ना, देखो हर एक पोडोसाइट में एक एक पेडिसिल निकला हुआ है। सक्सेसिव पेडिसिल, दो पेडिसिल के बीच का जो ये गैप है, ये बनाता है फिल्टरेशन स्लिट। ये क्या बनाता है? फिल्टरेशन स्लिट। बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी छन्नी में छेद हो जाए तो जब तुम चाय को छानोगे ना, तो तुम्हारी चाय के साथ साथ चाय पत्ती भी छन के नीचे आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस एवरीवन। जब तुम चाय में से, चाय को छन्नी में से छानते हो, तो छन्नी में जो फिल्टरेशन स्लिट है, छन्नी में जो होल्स हैं, वो नॉर्मल होने चाहिए ताकि तुम्हारी सिर्फ चाय छन के बाहर आए, चाय पत्ती बाहर ना आए। लेकिन अगर उसका साइज बहुत बड़ा हो गया, छेद हो गया, तो भाई चाय के साथ साथ अब उसमें बेटा रेफ्यू तो नहीं कर सकते ना, नई छन्नी लानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? फिल्टरेशन स्लिट का मतलब होता है कि भाई तुम्हारी कौन सी चीज यहां से छन के बाहर आएगी, कौन सी साइज वाली चीज यहां से छन के बाहर आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि दो पेडिसिल के बीच का जो गैप है वो कितना है। क्योंकि ये दोनों के बीच का जो गैप है, सक्सेसिव पेडिसिल के बीच का जो गैप है ना बेटा, वो बनाता है फिल्टरेशन स्लिट। और फिल्टरेशन स्लिट का मतलब है कि इसमें से कौन से साइज की चीज पास आउट हो सकती है या पास आउट नहीं हो सकती, ये डिसाइड करेगा इसका साइज। और एक्चुअल में बेटा इसका साइज ऐसा होता है कि ये बहुत सारी चीजों को फिल्टर आउट होने ही नहीं देता। समझ रहे हो? यस। तो मैं कहूंगी फिल्टरेशन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पेडिसिल्स। यही है बस। पोडोसाइट एक्चुअल में मॉडिफाइड स्क्वामस सेल्स है। पोडोसाइट्स कुछ और थोड़ी है, मॉडिफाइड स्क्वामस सेल्स हैं जो तुम्हारी विसरल लेयर में है। मॉडिफाइड स्क्वामस सेल्स, कुछ अलग से कोई चीज है ही नहीं बेटा, अलग से कोई चीज है ही नहीं। समझ गए? ये थोड़ा टेढ़ा लेबल हुआ है। हाँ, अब पॉइंट आता है कि मैम ब्लड में से क्या छना, हमें फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, अरे यार डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्यों लिख दिया मैंने? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से कंपेयर कर रही हूं ना, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ही लिख दिया। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन है ना भाई, गैसेस को डिफ्यूज थोड़ी कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो ना, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन है ना। यानी अगर बेटा इस डायग्राम को वापस से कंक्लूड किया जाए तो हमारे पास एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा था हमारा वो ब्लड जिसमें हमारा सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमें फिल्टर आउट करना है,
और अगर इसमें कोई भी यूजफुल चीज है ना मैम, कोई आयन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, पानी हो गया, उसे रीएब्सॉर्ब करना है। हमारी एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड पास होती है सबसे पहले टफ्ट ऑफ कैपिलरी से, जिस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस में होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यानी कि एंडोथेलियम, राइट। जब आपका ब्लड यहां से छनता है, सबसे पहली लेयर एंडोथेलियम से वो छनता है, फिर वो पास करता है बेटा ये ब्लू वाली लेयर में जिसे बोलते हैं बेसमेंट, ये एक नॉन सेल्यूलर लेयर है, और फिर वो छनता है मैम बोमेंस कैप्सूल से। बट बोमेंस कैप्सूल तो डबल वॉल्ड होती है, इसमें एक होती है आपकी विसरल लेयर, एक होती है आपकी पेराइटल लेयर। मैम दोनों में ही स्क्वामस सेल्स हैं, पर जो पेराइटल लेयर है उसमें नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम है, और जो विसरल लेयर है जहां से एक्चुअल में आपका ब्लड जो है छनने वाला है, फिल्टर होने वाला है, उसमें मॉडिफाइड स्क्वामस सेल्स होती हैं। अगर आप उनके इंडिविजुअल सेल्स को देखो तो उन इंडिविजुअल सेल्स को पोडोसाइट बोलते हैं। पॉड का मतलब ही होता है अपेंडेज, एक एक सेल से लगता है मानो कि एक एक अपेंडेज निकली हुई है, और उन दोनों सक्सेसिव अपेंडेज या पेडिसल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसे बोला जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट। स्लिट मतलब छेद, जहां से बेटा डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज फिल्टर आउट हो रही है, कौन सी चीज फिल्टर आउट नहीं हो रही है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि यार कौन सी चीज ब्लड की छन के आ गई, कौन सी चीज ब्लड की छन के नहीं आई। देव एम्स दिल्ली लिखा है और उसने लिखा है कि नोट्स की खिचड़ी पक गई। बेटा ऐसे नोट्स की खिचड़ी पकाएगा तो एम्स नाम तो अपने नाम से हटा ही दे, पहले गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए सोचना कि पहुंच पाएगा कि नहीं। जिसको नॉर्मल इतना आधे घंटे तक पढ़ाए हुए टॉपिक में खिचड़ी पक जाए तो कैसे बेटा करेगा तू आगे, ये बता कैसे। हाँ जितने भी लोग क्लास में खिचड़ी पकाए हैं, आपकी खिचड़ी बेटा आपको मुबारक, खाइए पिए और घूमिए। लेकिन मेडिकल कॉलेज में तो बेटा खिचड़ी नहीं चलेगी, फिर बेटा तुम खिचड़ी खाते रह जाओगे, फिर तुम 11th 12th, समझ रहे हो ना मेरी बात। यही होता है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ध्यान से बनाएंगे नहीं, बस खिचड़ी पकाएंगे और फिर खिचड़ी खाएंगे, और बेटा खिचड़ी जैसी बातें भी तो करते हैं और फिर खिचड़ी जैसा नंबर भी लेके आते हैं, और सब खिचड़ी हो जाती है। फिर बेटा दिमाग भी खिचड़ी, नंबर भी खिचड़ी, सब खिचड़ी, सिलेक्शन भी खिचड़ी हो जाएगी बेटा। चलो आ जाओ आ जाओ, यस एवरीवन, डन 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 डन। हाँ इनको बस थ्योरी रटवा दो, लिखवा दो, पोथियां बनवा दो, रट्टाफिकेशन करवा दो, रट्टू तोते बना दो जिंदगी में, उनको वो चाहिए। एनसीईआरटी में तो बनाया भी नहीं होता है। हाँ या तो तुम्हें मेडिजे में मिलेगी या तो मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है, और तुम बनाते हो उसकी खिचड़ी और फिर उसको खुद ही खाते हो, ठीक है। चलो आओ बेटा, पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या। मैं बस 1-2 पॉइंट्स और बता रही हूं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सपने बड़े बड़े देखना कोई गलत बात नहीं होती है, सपने बड़े बड़े देखो, पर सपनों को पूरा वही लोग कर सकते हैं जो सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत लगती है वो करते हैं, ना कि आपस में बतियाते हैं कि सिमरन तुम्हारा नंबर दे दो, सिमरन क्लास के बाद बात करता हूं मैं, ठीक है, इस लेक्चर में आ जाना, इस लेक्चर में आके तुमसे बात करूंगा। ये बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं क्या जिंदगी में? और इसीलिए रेशियो भी बेटा ऐसा ही रहता है, सिलेक्शन का रेशियो भी इसीलिए ऐसा रहता है क्योंकि आपको भी पता है आपकी क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा सीरियस है ही नहीं, हर बच्चा उतनी शिद्दत से पढ़ता ही नहीं है। अगर पढ़ने लग जाता तो सोचो बेटा क्या हो जाता, लेकिन वो शिद्दत का लेवल जो है सब में बड़ा अलग अलग है। समझ रहे हो मेरी बात? यस हाँ जी, यस एवरीवन, बेटा डन हो गया है क्या? साइड तो मैं हट चुकी थी, आपसे अभी तक नोट ही नहीं हुआ। अरे रियल में उसका नाम सिमरन थोड़ी है, ये तो एग्जाम्पल लिया है मैंने। रियल में तो तुम सबको पता है तुम लोग क्या कर रहे होते हो बेटा, ठीक है। जब आपके कमेंट सेक्शन को खोला जाता है तो दिख जाता है आप लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हो, बट कोई नहीं, आप लोग एक दूसरे का कंपटीशन कम कर रहे हो और क्या कर रहे हो, कंपटीशन ही कम कर रहे हो ना। डन, चलो अब हम एक बात लिखेंगे, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्टरेशन, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन तो हमने बना ली, ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्टरेशन
ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्टरेशन बच्चों only the plasma part, only the plasma part gets filtered out, only the plasma part gets filtered out of the membrane. आप कभी भी अपनी ब्लड सेल्स को फिल्टर आउट नहीं करते, आप कभी भी अपने बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स को फिल्टर आउट नहीं करते, आप कभी भी अपनी ब्लड प्रोटीन्स को फिल्टर आउट नहीं करते. अगर आपके यूरिन में से प्रोटीन्स बाहर आने लग जाए तो आपको दुख दर्द और समस्या हो जाएगी. एक डिसऑर्डर होता है जहां आपकी फिल्टरेशन मेम्ब्रेन अगर खराब हो जाए ना, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. अगर फिल्टरेशन मेम्ब्रेन गड़बड़ हो गई बच्चों तो आपकी प्रोटीन्स भी बाहर आ जाएंगी, प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगी तो दुख दर्द और समस्या. आरबीसी बाहर आने लग जाए समस्या, डब्ल्यूबीसी बाहर आने लग जाए समस्या. तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा पार्ट फिल्टर आउट होता है, लीविंग द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, लीविंग द प्रोटीन्स. और एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है ये प्रेशर्स की वजह से होता है. बहुत पहले अलग अलग टाइप के प्रेशर्स पढ़ाए जाते थे, जिन प्रेशर्स के वजह से आपका ब्लड कैपिलरी से होता हुआ इतनी तगड़ी तरीके से फिल्टर आउट हो रहा है. अलग अलग प्रेशर्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन प्रेशर, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. 1% भी तुम्हारे काम का नहीं है. सिर्फ इतना लिख सकते हो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हो रही है ना बेटा, एक तो इसमें एनर्जी नहीं लग रही तुम्हारी, ये पैसिव प्रोसेस है, सिर्फ प्रेशर्स की वजह से होता है. इट इज अ पैसिव प्रोसेस, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही बिकॉज ऑफ वेरियस प्रेशर्स. अब वो वेरियस प्रेशर्स तुम्हें पढ़ने नहीं है कि कौन कौन से प्रेशर्स हैं जो आपके ब्लड में से प्लाज्मा पार्ट को फिल्टर आउट करा देते हैं. यू डोंट नीड टू गो थ्रू दैट. बस आप ये याद रखिए कि इसमें एनर्जी नहीं लगती, ये बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है, बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है. समझ रहे हो? यस एवरीवन, यस एवरीवन. अगर यहां तक बेटा डन 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 हो गया है तो मुझे बता दो. हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा रिलेटेड विद अल्ट्रा फिल्टरेशन, द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. वो अगली क्लास में करेंगे. और रितिका, जब प्रोटीन्स बाहर फिल्टर आउट होने लग जाते हैं तो बॉडी में एबनॉर्मेलिटी भी होती है, ऐसे पता चलता है. फिर तुम डॉक्टर दिखाते हो, फिर तुम्हारी यूरिन टेस्ट होता है, फिर यूरिन टेस्ट में अगर पता चलता है कि तुम्हारी प्रोटीन्स बाहर हो रही है, फिर उसका वैसा ट्रीटमेंट होता है. ठीक है? यस एवरीबॉडी, डन 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 डन. अगले दिन ही एक साथ ही रीड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस तो हैं पिछले 2 क्लासेस के. इसको छोड़ देती हूँ यार, इसे छोड़ के जाती हूँ. तुम्हारा एनसीईआरटी रीड करने का मन करे तो एक बार ही कर लेना बेटा यहां से एनसीईआरटी की रीडिंग. ठीक है, थोड़ी सी कर लेना बेटा यहां से एनसीईआरटी की रीडिंग. चलिए 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 चलिए, एनसीईआरटी कैटलिस्ट करें, फिर पोल कराती हूँ, देखती हूँ तुम्हारा पोल होता है कि नहीं. यार इसे कम नहीं किया, मैंने बोला था. नहीं, तेरे से पहले कोई आया था यार. पिछले 2 लेक्चर्स के, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बहुत ज्यादा तो बेटा नॉर्मल बेसिक कंटेंट पढ़ा है, लेकिन लेट अस सी तुम उस बेसिक कंटेंट में कितना अच्छा कर पाते हो. ठीक है? यस. चलिए जी, पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन नंबर 1. मैं पोल कंडक्ट करती हूं, मैं चुप हो जाऊंगी और आप अपना करिए आराम से. ठीक है, 45 सेकंड में दे देती हूं, करिए.
चलिए मैं पढ़ूं बेटा, मैं पढ़ूं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। In humans, ammonia produced by metabolism is converted into urea by the kidneys and eliminated by them. False. It is not converted into urea by kidney. Kidney इसको कभी भी यूरिया में कन्वर्ट नहीं करती है, लिवर इसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और किडनी इसको एलिमिनेट आउट करती है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। द एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला बिटवीन कॉर्टेक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनाई। उल्टा होता है, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेड्यूला, इट इज कॉल्ड एज द कॉलम ऑफ बर्टीनी। यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी। और ये है आपकी क्लास का परफॉर्मेंस। वाओ, ये क्या हो गया, ये क्या है, 20% सिर्फ। ओनली 20% स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर and 43% have given कि first statement is incorrect but second is correct। वाह वाह वाह, कल पढ़ा था, कल गलत हो गया, गलती से गलत हो गया, क्योंकि तुम तो स्पैम करते हो ना बेटा, तुम फालतू की बातें करते हो, तुम स्पैमिंग करते हो, तुम एक दूसरे से नंबर लेते हो, तुम मैम को उल्टा पुल्टा बोलते हो, तो फिर तो बेटा यही हाल होने वाला है। चलो, ये है आपके लीडर बोर्ड के बच्चे। हम आंसर दे देते हैं ऑप्शन 4। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ने वाला बच्चा सही कर रहा होगा, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। जल्दी जल्दी में तो, जल्दी का काम शैतान का होता है। तुम शैतान हो, तुम शैतान हो क्या, बताओ। नहीं नहीं, तुम मैम को गंदा गंदा बोलो भाई, जितना बोलना है तुम बोलो भाई, बोल लो, स्पैमिंग करो। Done. The main differentiating factor between cortical nephrons and juxtamedullary nephron is the length of loop of Henle। ये तो 90% बच्चों के ऊपर सही आंसर आना चाहिए। मेन डिफरेंस दोनों के बीच में होता है लूप ऑफ हेनले की लेंथ, करेक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स इन आर बॉडी हैज लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल भी नहीं। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स इन आर बॉडी आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में होता है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3 इज योर आंसर। उम्मीद करती हूँ 90% ऊपर आंसर आया होगा, बट चलो कोई बात नहीं, ये 12% बच्चे अभी भी आते हैं। असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, वाह भाई वाह। ये है आपका बेटा लीडर बोर्ड, ब्यूटी, छवि, नायक, वसिल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, मैं साइड हो जाती हूँ यार। क्या बात है, आंसर इतनी स्लोली आने लग गए, स्लो, और इतने रंगीन आंसर आ रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, मरीन मछलियां कभी भी अमोनिया एलिमिनेट आउट नहीं करती, वो एलिमिनेट आउट करती हैं यूरिया। पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से रीड किया होता तो एनसीईआरटी ने कहा था कि यूजुअली जो अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं, जैसे पानी में रहने वाले, तो वो गिल सरफेस के अक्रॉस अपनी अमोनिया को एलिमिनेट आउट कर देते हैं। तो उन एनिमल्स में किडनी का उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज यूजुअली एलिमिनेटेड आउट एज अमोनियम आयंस अक्रॉस द गिल सरफेस। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एनसीईआरटी की लाइन तो ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 3 नहीं, क्या फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कैटलिस्ट में तुम्हारी कैसी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन चल रही है। तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन काफी अच्छी चल रही है कैटलिस्ट में, तुम देख सकते हो। तो कैटलिस्ट आते ही एकदम तुम्हारी रिएक्शन रेट नेगेटिव डायरेक्शन में तेज हो जाती है। 48% बच्चों ने दिया है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मरीन मछलियां जो होती हैं वो भी अमोनिया एलिमिनेट आउट करती है, जबकि बहुत क्लियरली कहा था बोनी फिश अमोनिया, बोनी फिश अमोनिया और मरीन फिश यूरिया। कहा था कि नहीं क्लास में? चलिए चलिए, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। जैद एंड ये सारे आपके बेटा लीडर बोर्ड के बच्चे हैं। मरीन फिश में यहां कहने से मतलब तुम्हें याद आ रहा है कार्टिलेजिनस मछलियां कह रही हूं, बताओ मुझे। तुम्हें याद आ रहा है मैंने क्लास में ये बताया है कि नहीं, पहले आप मुझे बताओ। और बोनी मछलियां मैंने बताया था ये होती है आपकी, अच्छा अब मैं आपको बता दूं जिसको भी कंफ्यूजन हो रही है कि बोनी और कार्टिलेजिनस आपने बताया था, मरीन और फ्रेश वाटर आपने नहीं बताया था। एक्चुअल में बेटा बोनी मछलियां मरीन वाटर भी होती हैं, फ्रेश वाटर भी होती हैं। आपको मैं बता देती हूं जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही है। जो आपकी बोनी मछलियां होती है बेटा वो फ्रेश वाटर की भी होती है और वो मरीन वाटर की भी होती हैं, जो आपको मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली इस चैप्टर में देखा है तो एनसीईआरटी ने बोनी मछलियों के लिए तो कह दिया है, अब मरीन और फ्रेश वाटर मेंशन नहीं किया है उन्होंने, बोनी मछलियों के लिए तो कह दिया है वो अमोनिया एलिमिनेट आउट करती हैं। बट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है मरीन फिश एलिमिनेट आउट यूरिया। कहा है कि नहीं? कहा है कि नहीं? कहा है कि नहीं आप मुझे बताओ। और मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन दिखा भी देती हूं। एक्सक्रीशन, यस और नो में बस जवाब दो। पहला पैराग्राफ खोलो एनसीईआरटी का, एक्सक्रीशन एनसीईआरटी। बोनी मछलियां जिनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, मैंने क्लास में बताया, भले ही मैंने एनिमल किंगडम अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है। Many bony fish and aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic in nature। और फिर बोला हुआ है बेटा, कहां गया, mammals, many terrestrial amphibians and marine fish mainly excrete urea is called as ureotelic animal। ठीक है, हालांकि यहां पे अगर मैं एक शब्द लिख देती ना बेटा, अगर मैं यहां पे एक शब्द लिख दूं तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा बनेगा। अब मैं क्वेश्चंस खुद बनाती हूं तो इसीलिए लैंग्वेज में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर भी आपने गलत ही आंसर दिया, आप अपने आप को जस्टिफाई मत करना। मेनली एलिमिनेट आउट अमोनिया कर देती ना तो ये गलती हो जाता, टोटली गलत हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था ना बेटा तो मैंने आपसे डेफिनेटली कार्टिलेजिनस और बोनी मछलियां कही थी। बोनी मछलियां कहा था मैंने कि मेनली वो अमोनिया एलिमिनेट आउट करती है, और कार्टिलेजिनस मछलियां मैंने आपसे कहा था वो मेनली यूरिया एलिमिनेट आउट करती है। आप इसको अब अच्छी तरीके से याद रखो कि जो समुद्र में रहती है मेनली बेटा मरीन फिशेस होती है, मेनली वो यूरिया एलिमिनेट आउट करती है, ना कि अमोनिया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? थम्स अप दोगे? देखो अपने आप को जो जस्टिफाई करता है ना वो जस्टिफाई बोनस मांगता रहेगा नीट के एग्जाम में भी। नीट में अगर ये सेम स्टेटमेंट भी आता ना बेटा तो भी आपका आंसर गलत ही माना जाता, चाहे वो मेनली देते चाहे वो नहीं देते, क्योंकि मरीन वाटर की ज्यादातर एनिमल्स बेटा यूरिया एलिमिनेट आउट करती है, दे डोंट एलिमिनेट आउट अमोनिया। ठीक है, +4 हो गया। अगला क्वेश्चन करें, चलिए। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करिए बेटा, करिए, चलिए चलिए। क्वेश्चन बेटा मैं खुद बनाती हूँ ना, प्रॉब्लम ये नहीं है, क्वेश्चन मैं खुद बनाती हूँ तो अच्छी बात है, आप न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हो सकता है बेटा मैं फ्यूचर में ये प्लान करूं कि इन सेट ऑफ क्वेश्चन से एक किताब निकाली जाए, कुछ और क्वेश्चंस इनमें अच्छे ऐड किए जाए, एनसीईआरटी कैटलिस्ट के नाम से एक किताब निकाली जाए, जैसे जूलॉजी मेडिजी भी बहुत सारे बच्चों को बहुत ऑफकोर्स बेटा जो भी किताब आपके लिए हेल्पफुल होती है हमें बहुत अच्छा लगता है,
तो अगर कभी मैं ऐसे क्वेश्चंस वाली कोई किताब निकाल पाऊं तो बहुत अच्छा होगा। एनीवे है ना, तो उसमें काफी प्रूफ रीडिंग, जब मल्टीपल टीचर्स एक किताब की प्रूफ रीडिंग करते हैं तो और बढ़िया तरीके से वो किताब बन के आती है ना। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। नेफ्रीडिया आर ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन एनालिड्स। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड मेंटेनिंग ऑफ फ्लूइड आयनिक बैलेंस। ये तो बेटा 90% बच्चे सही करने चाहिए यार, है ना। नेफ्रीडिया ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती है एनालिड्स में, नेफ्रीडिया बिल्कुल होती है बेटा। नेफ्रीडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन मेंटेनिंग बिल्कुल करती है, दोनों चीजें करती है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बेटा। नेफ्रीडिया एनालिड्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, नेफ्रीडिया ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन दोनों करती है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। शो रिजल्ट। इसमें भी 75% आंसर आया, 90% तक पहुंच नहीं पा रहे हो। ये है तुम्हारी बेटा लीडर बोर्ड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कुछ बच्चे लगातार टॉप पे बने हुए हैं। और अगला क्वेश्चन कीजिए बेटा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कीजिए इस क्वेश्चन को बेटा, कीजिए। चलिए चलिए जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एनालिड्स में प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, बिल्कुल होता है, दोनों चीजें होती है, नेफ्रीडिया भी होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया भी होता है। सम एनालिड्स है प्रोटोनेफ्रीडिया, सम एनालिड्स है बेटा नेफ्रीडिया, तो दोनों ही करेक्ट है। एनिमल्स कैन एक्यूमुलेट द वेस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा वाया एक्सेस ऑफ इंजेशन टू। बिल्कुल, ऐसे एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी में बनते हैं वो एक्सेस ऑफ इंजेशन से भी बन सकते हैं और मेटाबॉलिज्म से भी बन सकते हैं बेटा, आप जो एक्यूमुलेट कर देते हो, जिससे रिमूव करना जरूरी है। ठीक है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रिक्वायर्स लेस, नहीं, रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 3। आई होप 80% तो आपने बेटा टच किया ही होगा, ऑलमोस्ट 80% के आप बेटा करीब हैं। तो इजी क्वेश्चन था, ये आपकी लीडर बोर्ड है। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं एक्सेस ऑफ इंजेक्शन कैसे, एनसीईआरटी की पहली लाइन थी, मैंने आपको बोला था कि मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो सकता है और एक्सेस ऑफ इंजेक्शन की वजह से भी वेस्ट बन सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ इंजेक्शन ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, जिसको आपको पार्शियली या कंप्लीटली बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, आई होप ये आखिरी क्वेश्चन तो आप बेटा एटलीस्ट 80% टच कर जाएं, एटलीस्ट ये आखिरी क्वेश्चन में आप 80% टच कर जाएं। चलिए चलिए चलिए, read the following statements. Renal tubule begins with Bowman's capsule. Malpighian corpuscle is situated in the cortical region. Renal tubule, एक होता है बोमेंस कैप्सूल, एक होता है रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही बात। मैल्फिगियन कॉर्पसल यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ये कॉर्टिकल रीजन में होता है। अभी अभी पढ़ाया था, ताजा ताजा पढ़ा हुआ टॉपिक तो बेटा कम से कम 90% या 80% तो टच कर लो। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ताजा ताजा पढ़ा है, ताजा ताजा अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन सी,
अरे भाई तुम तो पीछे ही खिसकते जा रहे हो। ये 10% जनता कहां से आती है जो कहती है कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है? कैसे इनकरेक्ट है भैया? माल्फिगियन कॉर्पसल या माल्फिगियन बॉडी एक ही बात है। माल्फिगियन कॉर्पसल, सॉरी माल्फिगियन बॉडी बोल रही हूँ, माल्फिगियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल। माल्फिगियन बॉडी तो अलग हो गया, माल्फिगियन बॉडी तो अलग हो गया, माल्फिगियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल एक ही तो बात है। कॉर्टिकल रीजन में होता है भाई। ये 10% लोग कहां से आते हैं? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं भाई? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? चलिए ये लीडर बोर्ड है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कक्षा को अटेंड करने का। स्पैमिंग कम किया करिए और पढ़ाई ज्यादा किया कीजिए, ठीक है। हाँ ये 10% लोग वो ही स्पैमिंग वाले हैं जिन्होंने 10% वो आंसर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ी सी बातचीत कम करके जरूर मुझे बताए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। हम मिलेंगे अगले हफ्ते अगले सप्ताह। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉन्ग तो क्या बेटा, पढ़ाई क्या करो फिर सॉन्ग होगा। पढ़ाई तुम लोग करते नहीं हो, सॉन्ग तुम गाने के लिए बोलते हो। हाँ अपनी मेडिजी मैं खुद इतनी बेटा पढ़ती हूँ कि मेरी मेडिजी की हालत ऐसी हो गई है, ठीक है। कई लोग मेडिजी खरीदते तो हैं, सजा के रख देते हैं। सजा के मत रखना, अगर खरीदोगे तो भाई पढ़ना, है ना, पढ़ने वाली किताब है। चलिए सुना देती हूँ मैं 2 लाइन। यस कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल ने कि तू आई, कहीं चटकी कली कोई, ये दिल समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल नेक्स्ट वीक। बाय बाय। थैंक यू।